नाज़रीन, जंग बंदी और आज़ादी फ़लस्तीन के हवाले से अगले 48 घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं। या तो फिर इन 48 घंटों में मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे या फिर जंग को रोकने की ये आखिरी जो कोशिश है वो भी नाकाम हो जाएगी और तमाम फरीकैन की जानिब से बात फिर दो रियासतों से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होकर एक रियासत की तरफ चली जाएगी। और इसी दौरान नाज़रीन, जो $17 बिलियन की एड दी जानी है अमेरिका की जानिब से, उसका भी हतमी फैसला हो जाएगा और वो भी इंडिकेशन होगी कि आगे क्या होने जा रहा है। जो एड है उसका मतलब तो यही है कि एक बड़ी जंग, $17 बिलियन अगर आप दे रहे हैं तो जमीन के आपने एक बड़ी जंग का फैसला कर लिया है, तो वो भी इन 48 घंटों में मामला क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ब्लिंकन अपने करियर के सबसे बड़े दौरे पर इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, सबसे हतमी दौरे पर जहां पर तमाम चीजें डिस्कस होनी है। सबसे ज्यादा इस दौरे का इंतजार किया जा रहा था और अब ब्लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे। और फिर नाज़रीन, यूरोप से कुछ मजीद बड़े मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी है। और नाज़रीन, बाइडन और नेतन्याहू के हवाले से बहुत बड़ी खबरें ये सामने आई हैं कि बाइडन की जानिब से बाकायदा गालियां दी गई हैं नेतन्याहू को, और ये गालियां पूरी दुनिया के मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। जी हाँ, ये गालियां बाकायदा दुनिया भर के और इसराइली मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये अहम तरीन एक तरफ मतलब सामने तो ये है कि अमेरिका साथ खड़ा है, इसराइल के और साथ खड़ा भी है। गजा में जो कुछ जुल्म हुए हैं, अमेरिका ने मतलब पूरी इमदाद देकर रखी है, डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सिफारती हो, मतलब सारी इमदाद उन्होंने देखा। लेकिन अंदर खाते ये सारे इख्तलाफात भी हैं। अंदर खाते इसराइली ऑफिशियल्स भी लिख रहे हैं कि शायद इसमें ऐसी घड़ी भी आ सकती है कि अमेरिका की इमदाद अमेरिका की जो इमदाद है, जो उसकी सरपरस्ती है, वो लूज कर जाए इसराइल। इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। तो ये तमाम अहम चीज़ें, हमास का ताज़ा तरीन रिस्पॉन्स क्या आया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि जो पीस टॉक्स इस वक्त हुई हैं, जो एक मुआहदा लिखा गया है 2 से 3 पेजेस का, जिसमें यह शामिल है कि जंग बंदी होगी, जिसमें मुकम्मल सीज फायर होगा, जो इसराइली फौजें हैं वो विड्रॉ करेंगी, वहाँ पर जो अबूरी निज़ाम है गज़ा और वेस्ट बैंक में वो लाया जाएगा, अरब फौजें वहाँ पर जाएंगी, फिर एक मुकम्मल निज़ाम जो है फ़लस्तीनी रियासत का वो वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। तो ये बुनियादी मुआहदा है। लेकिन अब इसमें जब से अमेरिका आया है तो बेतबारी बहुत बढ़ गई है, सवालात बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मशकूक हो गई हैं। तो अब इस बात पर, जहाँ पर ये मुज़ाकरात सर्द महरी का शिकार हो गए थे, पिछले 2-3 दिनों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और डेडलॉक पैदा हो गया। हालांकि इससे पीछे चले जाएं तो मुज़ाकरात डेली आगे बढ़ रहे थे, पॉजिटिव खबरें आ रही थी, लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद ये डेडलॉक पैदा हो गया और सर्द महरी में चले गए ये मुज़ाकरात। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे पेशरफ्त हमें नजर आई और वो पेशरफ्त इस हवाले से है कि ब्लिंकन नाज़रीन पहुंच चुके हैं। एक दिन यानी 24 घंटे ब्लिंकन का दौरा ताखीर का शिकार हुआ और अब एंटनी ब्लिंकन बाकायदा सऊदी अरब लैंड कर गए हैं और सऊदी अरब से उनके दौरे का आगाज हो रहा है। और पूरा मतलब कतर भी जाएंगे, वो यूएई भी, इजिप्ट भी, इसराइल भी, तमाम मुल्कों का वो दौरा कर रहे हैं और ये हतमी दौरा बताया जा रहा है। अब पीछे वही मुआहदा है जो हम आपको बार बार डिस्कस बता भी चुके हैं, आपके जहनों में होगा। पीछे मुआहदा वही है, अब उस पर आगे बातचीत करनी है। जो बातचीत रुक गई थी, और बल्कि रुकी क्या थी, चीजें रिवर्स भी होना कुछ हद तक शुरू हो गई थी। तो अब उस पर जो है हतमी चीजें डिस्कस होंगी और मामलात आगे जाएंगे। मतलब तमाम फरीकैन से मिलकर जो फैसला कुन चीजें हैं उनका ऐलान किया जाएगा। क्या जंग बंदी, देखिए जो एलामिया है ब्लिंकन का, उसमें तो शामिल है कि जंग बंदी ब्लिंकन करवाएंगे, एड अंदर आएगी और आज़ादी फ़लस्तीन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। ये एलामिया में लिखा हुआ है। अब इस पर वो अमल दरामद करवा सकते हैं या नहीं, ये अभी 48 घंटों में इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि ब्लिंकन के करियर का ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम तरीन और मुश्किल तरीन दौरा है। यार देखें ना, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे 100 साल की तारीख है और क्या क्या जंगें इस के नाम पर नहीं हुई, ठीक है। तो उसको हल करवाने के लिए ब्लिंकन आ रहे हैं, तो ये कोई आसान टास्क नहीं है। अच्छा, ये तो ब्लिंकन के दौरे की बात हो गई। अब नाज़रीन, मज़ामती तहरीक का क्या ताज़ा तरीन रिस्पॉन्स सामने आया है, उन्होंने क्या नई शराइत रखी हैं। अच्छा, एक तो नाज़रीन मज़ामती तहरीक ने इस पर रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन वो अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं, यानी
हतमी नहीं बता रही मज़ामती तहरीक, उन्होंने बताना था आज से 24 घंटे पहले, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा जी हमें मज़ीद टाइम चाहिए और हम मज़ीद स्टडी करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। जो नई मिडल ईस्ट में सूरत हाल, अनएक्सपेक्टेड नई सूरत हाल डेवलप हो गई है, उसका हम वेट करेंगे। और जो ब्लिंकन का दौरा है उसका हम इंतज़ार करते हुए फिर अपनी हतमी राय देंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मज़ामती तहरीक की जानिब से सामने आई हैं और उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़ामती तहरीक का बेसिकली मौक़िफ़ अब क्या है। नज़ीर, उन्होंने ये कहा है कि हमसे ट्रिक खेलने की कोशिश की जा रही। जी हाँ, ये मज़ामती तहरीक का बयान आया है। उन्होंने कहा जी हमसे ट्रिक खेलने की कोशिश की जा रही है, चालाकी बरती जा रही है। उन्होंने कहा जी जो मुआहिदा हमें दिया गया है उसमें देयर इज़ नो क्लॉज ऑफ सीज फायर, कि उसमें तो सीज फायर की कोई क्लॉज है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुआहिदा है ये हॉस्टेज डील पर ज्यादा फोकस करता है, प्रिजनर डील पर ये ज्यादा फोकस करता है रादर देन अ रियल एग्रीमेंट फॉर सीज फायर। फिर उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट कन्विंसिंग नहीं है टू स्टॉप इसराइल मिलिट्री ऑपरेशंस, कि ये इतना मजबूत मुआहिदा नहीं है, ये कमजोर मुआहिदा है और ये कन्विंस हमें नहीं कर पा रहा कि ये वाला मुआहिदा इसराइल को मिलिट्री ऑपरेशन करने से रोक पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो विड्रॉल है, जो हमारी शर्त है, वो भी हमें कन्विंस नहीं कर रहा कि इस मुआहिदे के तहत इसराइल जो है वो विड्रॉल करेगा। तो ये हमारे साथ जो है ट्रिक खेलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा हमारी बुनियादी शर्त यह है कि सीज फायर हो, इनखला हो, यानी इनका इसराइली फोर्सेस का विड्रॉल हो और आज़ादी फ़लस्तीन हो, इसके बगैर हमें कोई मुआहिदा काबिल कबूल नहीं। मैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बस दो स्टेटमेंट। द रेजिस्टेंस विल नॉट हैंड ओवर मिलिट्री प्रिजनर्स विदाउट गारंटीइंग अ सीज फायर, कंप्लीट विथड्रॉल, the reconstruction file and lifting the siege. There are no guarantees that Israel will withdraw from Gaza, but rather Israeli settlements confirm that it will establish a buffer zone. अब ये अल मायदीन के सोर्सेज बता रहे हैं हमास के हवाले से, यानी ये अल मदीन ने अपने सोर्सेज की बुनियाद पर ये हमास का मौक़िफ़ जो है वो जारी किया है। तो वो कह रहे हैं कि हमें तो इसमें कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो इसराइल की जो हरकतें हैं वो तो हमें कुछ और ही बता रही हैं। और मतलब ना हमें अमेरिका के जो मतलब अमेरिका पर तो पहले किसको एतबार है, लेकिन अब जो उन्होंने काम किया, देखें पहले वो खुद मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे और एक एतमाद वाला माहौल बनाने की कोशिश कर देंगे। मज़ामती तहरीक ने पहले दिन से नहीं कहा कि हमें अमेरिका पर एतबार है, किसी को भी एतबार नहीं, लेकिन उन्होंने खुद एक माहौल बनाने की कोशिश की, सबसे रब्ता किया, मुआहिदा लिखवाया, ये किया वो किया। तो एक एतमाद का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो अब दोबारा से वो रिवर्स हो रहा है। मज़ामती तहरीक कह रही है कि हमें भाई यकीन नहीं हो रहा, जो आपकी हरकतें कुछ और हैं लेकिन आपकी बातें कुछ और हैं। अच्छा, फिर खबर नाज़रीन ये भी आई है कि जो रीजनल पावर्स हैं मिडल ईस्ट की, उन्होंने भी मज़ामती तहरीक को ये अश्योर करवाने की कोशिश की और कहा कि इसराइल विल नॉट रिज्यूम वॉर, कि एक दफ़ा ये जंग बंदी हो जाए। देखिए मसला क्या है, ये जंग बंदी करने पर इसराइल तैयार है, लेकिन फ़र्क क्या है कि मज़ामती तहरीक कह रही है कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि वो ये मुकम्मल सीज फायर ही है, क्या पता कि आज से महीने बाद इसराइल दोबारा जंग शुरू कर दे। तो कौन हमें गारंटी देगा कि इसराइल दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा। तो अमेरिका से बयानात तो आ रहे हैं, फिर जैसे ये रीजनल पावर्स ने भी कहा है हमास को कि नहीं ये जंग शुरू नहीं होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा, हमें कुछ ठोस गारंटीज चाहिए, इंटरनेशनल गारंटीज ऐसी चाहिए, रीजनल पावर्स की गारंटीज ऐसी चाहिए जो हमें कन्विंस कर सकेंगे वाकईतन इसराइल जंग नहीं छेड़ेगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि चाइना रशिया की गारंटीज भी इसमें शामिल की जाए। तो यहां पर इस वक्त हमास पूरी सूरत हाल को देख रही है और जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है उसको भी देख रही है, और खासकर वो अभी ब्लिंकन के दौरे का इंतजार कर रहे हैं कि ब्लिंकन आकर क्या करवाता है, क्या बात होती है। तो उम्मीद है कि 48 घंटों में भी मज़ामती तहरीक मुमकिन है कि इसको रिजेक्ट कर दे मुकम्मल तौर पर। मतलब अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये ज़हन में रखें कि जो एक हतमी होता है ना, भैया आपको ये प्रपोजल दिया गया है तो आपके इस पर जवाब क्या है, उन्होंने अभी तक जवाब सबमिट नहीं करवाया। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है वो इसको रिजेक्ट कर दें कि भाई हमें ये मुआहिदा समझ नहीं आ रहा, और हो सकता है कि इन 48 घंटों में उनको कुछ ऐसी गारंटीज दी जाए कि वो कन्विंस हो जाएंगे भाई मुकम्मल सीज फायर होने जा रहा है, तो ये 48 घंटों में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर नाज़रीन फ्रांस के हवाले से बड़ी अहम एक खबर सामने, ये फ्रांस ने कहा है कि वी आर वर्किंग टू अचीव अ सॉवरन एंड सस्टेनेबल पैलेस्टीनियन स्टेट। इससे पहले यूके कह चुका है, क्योंकि मतलब जैसे स्पेन है, बेल्जियम है, स्कॉटलैंड है, नॉर्वे है,
بہت سارے ملک ہیں، لیکن جو دو بڑی طاقتیں ہیں یو کے اینڈ فرانس، پہلے یو کے نے بیان دیا اور اب فرانس نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو قائم کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر ذہن میں رکھے جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ غزہ کو مٹا دیں گے، ویسٹ بینک کو مٹا دیں گے، اور آج ٹاکس کیا ہو رہی ہیں؟ آزادی فلسطین کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا چھوڑ دیں ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ صرف اس فتح کا مزہ لیں کہ آج ساری دنیا سے، یورپ سے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، مسلمان اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ تو کہہ رہے کہ ہمیں پورا فلسطین چاہیے. تو اگر کسی نے اپنی پوزیشن بدلی ہے تو وہ مغرب نے بدلی ہے. وہ بھی فلسطین کی سائڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے اور فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کر رہے ہیں. حالانکہ اسلامی دنیا تو اسرائیل کو ریکگنائز ابھی تک نہیں کر رہی، یہ مغرب کر رہا ہے ریکگنائز. تو اس فتح کا مزہ لیجئے کہ ان کو نظر آ گیا کہ اسرائیل جنگ نہیں جیت سکتا، اسی لیے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں. تو اس فتح کا فی الحال مزہ لیجئے. اور یہ اس بات یہ طے کر چکا ہے کہ آزادی فلسطین کو اب آپ نہیں ٹال سکتے. صرف فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آپ نے 2 ریاستوں کی صورت میں آزادی کرنی ہے یا ایک ریاست کی صورت میں، بس یہ فیصلہ ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا، اب نظر اسرائیل کی کیا صورتحال ہے اور اسرائیل سے کیا خبریں ہیں. دیکھیں وہاں پر تو اسرائیل ضد پر اڑا ہوا ہے نیتن یاہو، اور اتنے سخت بیانات وہاں سے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی نہ کوئی جنگ بندی ہوگی اور آزادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ فلسطینیوں کو یہاں پر رہنے دیں گے، ان کو ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے. اور پھر وہاں پر UNRWA جو کہ اکلوتا ادارہ ہے فلسطین کی ریلیف کے لیے جو کام کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اور جو ورکرز ہیں ناظرین UNRWA، ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. یہ UN کا باقاعدہ آفیشیل ادارہ ہے، اس کے ورکرز کو گرفتار کرے. نیتن یاہو کے بیانات پہلے ذرا دیکھ لیجئے جو آج ہی سامنے آئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے we will not agree to Hamas demands and any exchange deal must be similar to the previous deal. کہ بھائی وہ جو ایک ٹروس ہے کہ چلیں اتنے آپ کے چھوڑ دیے اتنے ہمارے چھوڑ دیے، اس طرح کی ڈیل پر ہم ایگری ہوں گے. سیز فار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ آل فار آل ڈیل ہم کرنے والے ہیں. پھر کہہ رہا ہے we will not end the war before eliminating Hamas leaders and this will take several months not year. کہ جب تک حماس کے لیڈر ختم نہیں ہو جاتے تب تک جو ہے ہم یہ جنگ نہیں روکنے والے. پھر ناظرین ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے آج غزہ میں. ہوا کچھ اس طرح ہے کہ فلائرز جاری کیے گئے ہیں غزہ میں، جو مطلب جہاز سے وہ پھینکتے ہیں مختلف، یہ میسیج دینے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ فلائر تھوڑا سا ڈیفرنٹ. فلائر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا، اس پر کچھ نہ کچھ میسیج لکھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کنوے کرنے کے لیے. اچھا، یہ فلائر نہیں ہے، یہ کوئی اخبار ٹائپ انہوں نے یہ شائع کیا ہے، مطلب وہاں سے اوپر سے آسمان سے گرا ہے، بالکل اخبار کے جیسا. اور اس کا نام انہوں نے اوپر ہیڈ لائن ہے الواقعہ، یعنی جو اوپر اخبار کے بالکل اوپر لکھا ہوا الواقعہ. اچھا، اس پر ناظرین کیا لکھا ہوا ہے؟ اسرائیل نے کہا ہے کہ کوئی ریاست تم لوگوں کو نہیں ملنے والی. یہ آپ ذرا تکبر کا اندازہ لگائیے. مطلب وہاں پر لوگ کیونکہ خبریں آئیں آج سے 2-3 دن پہلے کہ غزہ میں کافی کو تھوڑی سی نا امید پیدا ہوئی ہے، خوشی کی وہاں پر لہر دیکھی گئی ہے کہ بھائی معاہدہ ہو رہا ہے، جنگ بندی ہو رہی ہے، ایڈ اندر آ رہی ہے، آزادی ہو رہی ہے. تو کچھ اس طرح کا ماحول خوشی کا پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے جناب آج کیا کیا ہے کہ فلائر وہاں پر پھینکے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کوئی ریاست نہیں ہے. پھر لکھا ہوا ہے جی کوئی معاہدہ نہیں ہونے جا رہا ہے، جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہونے جا رہا. اور اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ جو یحییٰ سنوار اور باقی لیڈرز ہیں ان کا ہمیں پتہ بتاؤ اگر بچنا چاہتے ہو. تو اگر تم یہاں پر بچنا چاہتے ہو تو ان لیڈرز کا جو ہے نا ہمیں پتہ بتاؤ، وگرنہ تم بچو گے نہیں. تو اس طرح اسرائیل تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پھر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے ناظرین، یہ دنیا کا ایک بڑا ادارہ ہے، اور کل انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف بیان دیا تھا. جیسے UNRWA کے خلاف یہ کیمپین کر رہے ہیں نا، انہوں نے UNRWA اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ملا دیا کہ یہ دونوں مل کر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے، کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ بہت ظلم کر رہا ہے اسرائیل. اچھا، تو اسرائیل نے یہ کام کیا. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس سے بھی سخت بیان دیا ہے. مطلب انہوں نے کہا اچھا مطلب تم ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہو. مطلب دنیا کا وہ سب سے بڑا ادارہ جو ہیومن رائٹس کی آواز اٹھاتا ہے اس کو دہشت گرد کہہ رہے. تو آج ان کا اس سے بھی زیادہ سخت بیان سامنے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے ان دا پاسٹ 4 months Israel launched a brutal wave of violence against Palestinians in the West Bank and carried out unlawful killings. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ادارے ہیں
बाज़मीर मुल्क हैं जो इस वक्त इसराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कोई सारी दुनिया बिक नहीं गई, दुनिया खड़ी हो रही है। अच्छा, तो ये इस वक्त इसराइल की तरफ से खबरें हैं। बाकी आपको बैकग्राउंड का सारा पता है, उधर रैलीज निकाली जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बयानात वहाँ के मिनिस्टर्स दे रहे हैं। उधर से जो एड के ट्रक एंटर होने लगते हैं उनको इसराइली मुजाहिरीन जाकर रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इंटर, हालांकि वो 2-4 होते हैं, 2-4 मतलब अलामती तौर पर वो एड अंदर उसको भी नहीं जाने दे रहे। तो और फिर इस तरह के इदारों के खिलाफ महाज खोल, मतलब जो मुल्क जो इदारा इनके खिलाफ बयान देता है उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते, चाहे वो यूरोप का क्यों। और भाई बाइडन के खिलाफ उन्होंने महाज खोल दिया, इससे आगे कोई बात रह नहीं जाती। मतलब इंतहा पसंदी जो है ना, इनसे फिर पीछे पीछे। अच्छा, ये इसराइल की खबरें हो रही कि वो तो कह रहा है कि सवाल ही पैदा, जंग बंदी क्या आज़ादी, आप भूल जाएं इस चीज़ को। अच्छा, अब इस पर अमेरिका की पोजीशन क्या है, अमेरिका क्या कर रहा है। देखें, अमेरिका से नाज़रीन खबरें ये हैं कि एक तो वो मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, असलिया भी दे रहा है, इमदाद भी दे रहा है, डिप्लोमेटिक जो सारी चीज़ें हैं वो भी उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन इस अमेरिका के अंदर एक सोच बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है और वो मतलब बहुत वाज़ेह हो रही है वक्त के साथ साथ। और वो कह रहे हैं कि इसराइल के पीछे लग कर अमरीकी मफादात को शदीद नुकसान हो रहा है। असल में मसला यह है कि अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा रहा और अब वो एक ऐसे दलदल में फंस गया है, यकीन मानिए, मैं ऐसे ही आपको बात, मतलब उन्होंने इस जुल्म में सारी हिमायत की और खुद भी अब उसमें कसूरवार है, इसमें तो कोई दो शक नहीं है कि भला अमेरिका ने जो किया है सारा जानबूझकर, आपको नजर नहीं आ रहा कि वहां पर क्या शातें हो रही हैं। तो अब वो एक ऐसे दलदल में फंस गया कि धब्बा भी लग गया और इसराइल विक्ट्री भी हासिल नहीं कर सका। देखिए ना, दो तरफा नुकसान हुआ है कि या तो इसराइल विक्ट्री हासिल कर जाता तो अमेरिका ने सबको संभाल लेना था, तो धब्बा भी लग गया और कामयाबी भी सिफर है। तो अब वो इस सिचुएशन से कैसे निकले उसको समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि शदीद लड़ाई हुई है इस वक्त बाइडन और नेतन्याहू में, और बाइडन ने सीधी गालियां दी हैं। ये मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा और उससे काम नहीं ले रहा कि मैं कोई एम ही छोड़ी जा रहा हूं, मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं और दुनिया भर के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। बाइडन सेड टू हैव कॉल्ड नेतन्याहू अ बैड फकिंग गाय। ये दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये बाइडन ने उसको कहा है। और बाइडन ने कहा कि तुम एक बाइडन टू नेतन्याहू, यू आर अ बैड मैन हु वांट्स टू ड्रैग द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू वॉर, कि तुम इतने मतलब बुरे हो कि तुम यूनाइटेड स्टेट्स को जंग में घसीटना चाहते हो। ठीक है ना, ये इस वक्त उनके अंदर के मतलब मामलात है। ज़ाहिरी तौर पर तो वो इमदाद कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि दो सोचें हैं। एक तो वो सियोनी लॉबी वाली है, वो कह रही है कोई मसला नहीं, हम मतलब जोर लगा दो, इसराइल को बचाओ जिस तरीके, कोई नहीं दुनिया क्या कहती है, नस्ल कुशी छोड़ दो, इसराइल को बचाओ। दूसरी लॉबी ये है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी दलदल में फंस गए हैं और ये अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचेगा जितना हम जंग में आगे जाएंगे, और इसराइल जीत नहीं सकता है। तुम जितना मर्जी इसराइल की हिमायत कर दो, मज़ाहमती तहरीक तो वहां पर तगड़ी है, वो तो पूरी तरह से कायम है और तमाम इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। तो आप कैसे जीतेंगे, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से आप कैसे जीतेंगे। तो एट द एंड आप एक इबरतनाक शिकस्त वहां से लेकर निकलेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो एड का मामला है, $17 बिलियन की एड इस वक्त वोटिंग होने जा रही है बरोज बुध। ठीक है, तो अब उसमें बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, तो ये बड़ा एक फैसला कुन लम्हा आने वाला है। देखें, अगर आप इमदाद देते हैं तो इट्स मीन कि आपने ग्रेटर इसराइल की हिमायत कर दी, और आपने कहा कि ठीक है हम नस्ल कुशी भी कोई मसला नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, अंदर का प्रेशर भी हैंडल कर लेंगे, बाहर का प्रेशर भी हैंडल कर लेंगे, आगे जिधर जिधर जंग छिड़ेगी, चाहे इसके बाद आलमी जंग छिड़ेगी, देखें फिर आपको सारी ये रेपरकशंस देखने हैं कि यहाँ से मामला किस तरफ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हम फिर आपके पीछे खड़े हैं, आपको मैनेज कर लेंगे। ये एड देने का फिर ये मतलब होगा, ठीक है ना, तो ये एक चीज़ होगी। अच्छा, अब ये आपने सारी खबरें देख ली, अब कंक्लूजन क्या है, अब आगे होने क्या जा रहा है और एनालिसिस क्या है। एक बात क्लियर है कि नेतन्याहू के होते हुए ये टॉक्स नहीं हो सकती, नेतन्याहू के होते हुए कोई मुआहदा नहीं हो सकता, कोई जंगबंदी नहीं हो सकती, कोई अमन नहीं हो सकता। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या अमेरिका स्ट्रेट टॉक करने के लिए तैयार है नेतन्याहू से। देखिए, अमेरिका ने अपने आप को और मतलब पहले किसी को अमेरिका पर एतबार नहीं है, तो ये जंग छेड़कर उन्होंने चीज़ों को ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया, ज़्यादा मशकूक कर दिया चीज़ों को, और उनके डबल स्टैंडर्ड्स मतलब ज़्यादा वो हो गए हैं और उन पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब ये डेड लॉक है। देखें, हमास कह रही है कि हम सीज फायर के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं करने वाले, और इसराइल कह रहा है
کہ سیز فائر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سیز فائر کے بغیر ہم معاہدہ قبول کریں گے, تو ڈیڈ لاک ہے. اب یہ ڈیڈ لاک ٹوٹے گا کس طرح, یہی سوال ہے نا کہ اب بات آگے کیسے بڑھے گی. دیکھیں حماس تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی, اس کی ایک اصولی پوزیشن ہے, وہ نہیں پیچھے ہٹے گی. تو سوال ہے اسرائیل کا. ایک بات کلیئر ہے کہ امریکہ اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, مغرب اسرائیل سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, لیکن کیا وہ نتن یاہو سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ دیکھیں نا فرق ہے. اسرائیل سے پیچھے نہ ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ریاست قائم رہے, بے شک 2 ریاستوں کی صورت میں رہے, ان کو مسئلہ مطلب اب وہ اس بات پر کنونس ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 ریاستیں بنا دو اسرائیل کو. تو اسرائیل سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, لیکن کیا نتن یاہو سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اگر وہ نتن یاہو سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں تو مین کے معاملات حل ہو جائیں گے. تو اگر وہ نتن یاہو سے پیچھے ہٹنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے تو انہوں نے نتن یاہو کی ضد کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, اور اس کے آگے وہ نی ڈاؤن ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی, ٹھیک ہے, پھر کوئی ریاست فلسطینی کوئی ریاست نہیں ہوگی, کوئی امن نہیں ہوگا. اس کا مطلب پھر یہ. تو یہ میں کوئی بڑی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا, میں بھی چاہ رہا ہوں کہ 48 گھنٹے ہم مزید ویٹ کر لیں, اس کے بعد صورتحال کلیئر ہو جائے گی. لیکن سوال بات ایک ہی طریقے سے آگے بڑھے گی کہ نتن یاہو کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاملات کو سلجھا لیا. نتن یاہو کو نہیں ہٹا رہے, اس پر سختی نہیں کر رہے, تو آپ اس کی ضد کے آگے نی ڈاؤن ہو گئے. آپ نے دنیا کا امن خطرے میں ڈال دیا, امریکہ نے اپنے مفادات خطرے میں ڈال دیے, اور پھر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جس کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی امن نہیں کرنا اور کوئی ریاست فلسطینیوں کو نہیں دینی, تو پھر بھول جائیے آپ کو بھی کچھ نہیں ملنے والا. ابھی غزہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر, اب سوچئے کتنی بڑی خبر ہے, مزاحمتی تحریک نے پولیس بنانا شروع کر دی ہے. یعنی جیسے ایک ریاست ہوتی ہے نا, ایک ملٹری ہوتی ہے, ایک پولیس ہوتی ہے, پولیس جو سول آرڈر کو دیکھتی ہے, باقاعدہ پولیس وہاں پر بنانا شروع کر دی ہے, سول آرڈر, مطلب انہوں نے اپنی ریاست کا وہاں پر آغاز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو مزاحمتی تحریک تو آپ سے ہارنے والی نہیں ہے, نہ آپ سے ایکسس آف ریزسٹنس ہارنے والی ہے. تو آپ یہ مس کیلکولیشن کریں گے, آج تو آپ تکبر میں آ کر بڑی جنگ چھیڑ دیں گے اور ایک ریاست کی طرف چلے جائیں گے, لیکن پھر یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کو کوئی اسرائیل نہیں ملنے والا, پھر منی اسرائیل بھی نہیں بچے گا. یہ آج دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ پاور کی جو ایکویشنز ہیں وہ وہاں پر بدل چکی ہیں. تو یہ بہرحال یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں. اور جیسا کہ کچھ ملک کھڑے ہوئے ہیں, جلدی جلدی وہ آپ کو بتا دوں. ناروے سے جیسا بیان ہے, انہوں نے کہا وی ارج ڈونرز ٹو تھنک اباؤٹ دا کانسیکوینسز آف سسپینڈنگ فنڈنگ آف UNRWA اینڈ اسٹاپنگ ایڈ ٹو پیلسٹینینز. پھر اسپین نے کہا کہ ہم 3.5 ملین یوروز کی ایڈیشنل ایڈ ان کو دے رہے ہیں UNRWA کو. تو دنیا میں باضمیر ملک, باضمیر ادارے ہیں, باضمیر لوگ ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال فی الحال ڈیڈ لاک ہے. اب یہ بلنکن کا حتمی دورہ ہے, یہ 48 گھنٹوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن بات کیسے آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی تو کیا ہوگا, میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دی ہیں. آپ اپنے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.